रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन कम से कम इंक्वायरी से पहले तो बॉडी दे दें। इंक्वायरी के बाद जो होगा हमें कबूल है, उसमें कोई हम रुकावट नहीं डालेंगे। हम नहीं कहते हैं कि मिलिटेंसी में है तो फिर इसका तो दूसरी बात है, लेकिन मैंने उनके वालिद साहब से सिर्फ इतना ही पूछा। मैंने तो पूछा आपको जरा सा भी शक है कि हुकूमत जो कह रही है वो सही है? इसने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे बिल्कुल जरा सा भी शक नहीं है अपने बेटे पे। मुझे पता है कि जो गवर्नमेंट ने कहा है वो गलत है। तो अगर इसी तरह कश्मीर में 2 और थे जिनके घर वालों ने कहा कि वो मिलिटेंट नहीं थे और उनको बॉडी मिल गई। अब यहाँ इनके वालिद साहब भी कह रहे हैं, अब सिर्फ इनकी बदकिस्मती ये है कि यहाँ इन दूर दराज पहाड़ियों पे रहते हैं, ये श्रीनगर जाके एहतजाज कर नहीं सकते ना मीडिया वाले इनको ज्यादा सवाल पूछ सकते। तो इस बात का फायदा लेके इनको इनके बेटे की बॉडी नहीं दी जा रही है। मैं तो सिर्फ एक तो इनके साथ हमदर्दी करने, और मैं यहाँ तक कहता हूँ ना, क्योंकि इंक्वायरी में, सरकारी इंक्वायरियों में टाइम लगता है, मुझे मालूम है। जब तक वो इंक्वायरी करेंगे तब तक फिर इनको फिर उसके बाद बॉडी देंगे, फिर ये क्या गुस्ल देंगे उनको, फिर किस तरह उनको दफनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ना, अब इसमें देरी ना करें, आप फिलहाल बॉडी दे दें, उसके बाद आप अपनी इंक्वायरी जारी रखें। ये बॉडी लेके तो कहीं भागेंगे नहीं, दफनाना तो यहीं पे है, दफनाएं। उसके बाद अगर इंक्वायरी में यहाँ के लोगों को साबित करके आपने दिखाया कि वो मिलिटेंट था, अगर उसके बाद आपने निकाल के उसको दोबारा हंदवारा करना है, फिर हम कहाँ रोक सकते हैं? फिर इनके वालिद साहब भी नहीं रोकेंगे उनको। फिर हमें भी दुख नहीं है कि अच्छा हो। ये मत करो। ना कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। आप सब्र रखो, हम कर रहे हैं जितना हमसे हो सकेगा, हम कर रहे हैं। आप पर सब्र रखो और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के कुछ नहीं करता था वो वहाँ पे। सर मैंने उसको यहाँ से अपने साथ लिया था। हाँ, मैंने सुना। सुबह वो वहाँ ऑफिस में पोछा मारता था और चाय लाता था। बस आप सब्र रखो, आप सब्र रखो, कोई प्रिटेंड नहीं था। आप सब्र रखो, बाकी हम कोशिश करेंगे। पढ़ा था तो मैं ये कहूँगी जो हम घर वाले हमने उसको पढ़ाया था, अब हम ये सोच रहे थे कि नहीं, ये हमारा भाई मत, बस ये हाथ मत जोड़ो। के बाद अगस्त हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार आप लोगों ने किया क्या, क्या बदला हमारे लोगों के लिए। इस दूर दराज गूल के इलाके में क्या फायदा आया अगस्त 2019 के बाद? कौन सा बेरोजगार नौजवान आज रोजगार लेके बैठा है? कौन सा नया डेवलपमेंट का काम आप लोगों ने शुरू किया? कौन से नए नलके लगे? कौन सा नया बिजली का तार लगा? कौन सा नया बिजली का प्रोजेक्ट लगा? दिखाएं हमें। उस वक्त तो आपने कहा था कि इन चंद खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया और हमने जम्मू कश्मीर को इन खानदानों से आजाद कर दिया है। अब यहां तरक्की का दौर शुरू होगा। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मांगे हुए आपको सब कुछ मिलेगा। क्या मिला? हम तो खामोश हो गए। 18-19 में हम बैठ गए। हमने सोचा ठीक है ना, हमसे कोई गलती हुई होगी, शायद हम ही फेल हो गए, हमने इस रियासत के साथ इंसाफ नहीं किया, अब शायद यहां के लोगों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन आज भी हम इंसाफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं। जिस अमन का वादा हमसे किया गया था कि 370 हटने के बाद यहां अमन आएगा, कहां है वो अमन? जिस भाईचारे का इंतजार हम कर रहे हैं कि 370 की वजह से जम्मू और कश्मीर
को लड़वाया जा रहा था और 370 गायब होते ही जम्मू और कश्मीर में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमें कहा गया था कि बच्चों के लिए नई नौकरियां होंगी, बाहर से फैक्ट्रियां लगेंगी। हमें कहा जाता था कि टाटा, अंबानी, बिरला ये सिर्फ रुके हुए थे क्योंकि 370 ने उनको रुकाया था और 370 हटते ही यहां टाटा साहब भी आएंगे, यहां बिरला साहब भी आएंगे, यहां अंबानी साहब भी आएंगे। ना हमें अंबानी दिखा, ना हमें बिरला दिखा, ना हमें टाटा दिखा। हमारे बच्चे आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अखबार वाला अखबार में सच लिखने से डरता है। ये हकीकत है। आप आज अखबार खोलिए, आपको उसमें सरकारी प्रेस नोट के अलावा अगर कुछ दिखा तो गनीमत है। और वो इसलिए नहीं कि अखबार वाला लिखना नहीं चाहता है, वो इसलिए कि बेचारे अखबार वाले को लिखने नहीं देते। अखबार वाला मुंह खोलता है तो पीछे से उसके इश्तिहार काटे जाते हैं। टेलीविजन वाला खोलता है तो पीछे से केबल वाला उसको मजबूर करते हैं तार काटने पे। टीवी चैनल पे कोई खबर सही देता है तो केबल वाले पे दबाव होता है कि पहले नंबर चैनल के बजाय इसको 100 नंबर चैनल पे डालो ताकि ये चैनल किसी को दिखे ही ना। आज बदकिस्मती हमारी ये है कि किसी बेगुनाह की लाश हासिल करने के लिए हमें एहतजाज करना पड़ता है। कहां पहुंचे हम? नौजवान आमिर श्रीनगर में काम करने गया क्योंकि यहां रोजगार के उसको कोई दरवाजा दिखा नहीं। उसका बाप आज भी पुलिस की हिफाजत में रहता है क्योंकि उसने मिलिटेंसी के खिलाफ मुहिम चलाई। आज वो बाप जिसने मिलिटेंसी के खिलाफ, बंदूक के खिलाफ जिद्दोजहद की, आज वो बाप कहता है कि मेरे बेटे की लाश मुझे दे दो ताकि मैं उसको यहां सही तरीके से दफना दूं। क्या इसलिए 2019 अगस्त हम पे ठोसा गया कि आमिर मागरे गूल का एक नौजवान हंगवारा में दफन हो और उसकी कब्र कहां वो तक किसी को पता नहीं। आज अगर उसका बाप उसके कब्र पे फातिहा भी पढ़ना चाहे तो शायद उसको बेटे की कब्र नहीं मिलेगी। तो फिर कहां है हमारे लीडर जो जम्मू 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 करते हैं? क्या खून जम्मू का हिस्सा नहीं है? आगे से उनको छोड़ेंगे। क्या आप लोग जम्मू के हिस्से नहीं हो? क्या आप लोगों को हक नहीं है कि वो लोग आपकी नुमाइंदगी करें? या क्या उनकी सियासत सिर्फ यही है कि हिंदू को मुसलमान से लड़वाया जाए, जम्मू को कश्मीर से लड़वाया जाए, वोट का बंटवारा किया जाए ताकि यहां के लोगों की आवाज कमजोर हो? नहीं तो वो लोग क्यों नहीं आज सड़क पे बैठे हुए हैं? क्या आमिर मागरे उनका नहीं है? या आमिर मागरे उनके सियासी नारे में जो है उनको डर है कि कमजोरी आ जाएगी? आज 2019 अगस्त के बाद हम मजबूर होते हैं पूछने पे तो जम्मू कश्मीर के नौजवान का मुस्तकबिल और लद्दाख के बच्चे के मुस्तकबिल में फर्क क्यों?
क्या हम एक ही रियासत से पैदा नहीं हुए? क्या अगस्त 2019 से पहले हम एक रियासत नहीं थे? क्या 15 अगस्त 1947 में हम एक साथ इस मुल्क का हिस्सा नहीं बने? तो फिर आज हमारे बच्चों और उनके बच्चों के मुस्तकबिल में फर्क क्यों किया जा रहा है? लद्दाख के बच्चों के लिए नौकरियां रिजर्व, लद्दाख के लोगों का स्टेट सब्जेक्ट भी बरकरार, वहां कोई डोमिसाइल नहीं, वहां बाहर का बंदा न जमीन खरीद सकता है, न नौकरी ले सकता है, न वहां स्कॉलरशिप ले सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जमीन भी ले लो, नौकरी भी ले लो, स्कॉलरशिप भी ले लो, वोट भी डालो, सारा कुछ करो। आखिरकार क्या हमें भी हक नहीं है? और जब हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है, ये मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि एक मुल्क में एक ही निजाम होना चाहिए। अरे जनाब, यहाँ एक रियासत जो एक रियासत थी, यहाँ आपने दो निजाम खड़े किए।